नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, एमपी टेट, एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं आपके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन कर पाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी जो बैचेज चल रही है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही है, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर के लिए बैचेज चल रहा है, मध्य प्रदेश स्टेट के लिए, मध्य प्रदेश सेट के लिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट की कक्षाएं चल रही हैं। यूजीसी नेट की जो लाइव क्लासेस है वो दोपहर में 12 बजे से हो रही है। जिन लोगों ने एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं वो 12 बजे जरूर एप्लीकेशन पे क्लास को लाइव ज्वाइन किया करिए। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मींस अगर जो आप एक बार एडमिशन लेंगे तो हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन होने जाता है। दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो जो आपकी फीस है मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और अन्य उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की जो फीस है वो 2000 रुपए है। तो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट भी वहां से क्या कर सकते हैं कि फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। अगर जो आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी इंक्वायरी आपकी है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। अलग से टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, अलग से भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप इंक्वायरी नीचे दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन इस प्रकार से होता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल, कुछ लोग बी बता रहे हैं और कोई बी के अलावा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई? बिल्कुल, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन इस प्रकार से होता है। ये जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्यों बी बोल रहे हो भाई? अतिरेक मूल्य बराबर होता है क्या? ये क्या होता है? अतिरेक मूल्य क्या होता है? अतिरेक मूल्य क्या होता है? अतिरेक मूल्य वो होता है जो एक श्रमिकों के जो श्रमिक उत्पादन करते हैं और उनकी उत्पादक क्षमता के अनुसार उनको मजदूरी नहीं मिलती है।
मतलब वो जितना उत्पादन करते हैं उससे बहुत कम वो मूल्य प्राप्त करते हैं, बहुत कम मजदूरी प्राप्त करते हैं, और ये पैसा किसके पास चला जाता है? पूंजीपति के पास चला जाएगा। जब मार्क्स साहब की थियरी को आप पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो लोग, अर्थव्यवस्था में क्या है, उत्पादन प्रक्रिया में दो लोग सम्मिलित हैं। एक तो है पूंजीपति, ठीक है, या उद्यमी, ठीक है, उद्यमी है, और जो दूसरा है वो क्या है? मजदूर है। दूसरा जो है श्रमिक है या मजदूर है। तो ये जो मजदूर उत्पादन करता है ना, इसकी उत्पादक क्षमता के अनुसार इसको क्या किया जाता है कि इसको मजदूरी नहीं दिया जाता है, और इसी कारण से ये क्या कहते हैं? शोषण का सिद्धांत कर देते हैं कि मजदूरों का शोषण होता है, और ये जो कम मजदूरी मिलती है ये लाभ के रूप में किसको मिलता है? ये उद्यमी को मिलता है, यही लाभ के रूप में उद्यमी को मिलता है, ठीक है। तो ये बी का तो कोई सवाल ही नहीं भाई, बी कैसे हो जाएगा? वो क्या कहते हैं कि मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन इस प्रकार से होता है, तो कहते हैं कि स्थिर पूंजी है, और स्थिर पूंजी में क्या सम्मिलित होगा भैया? कच्चे माल, ठीक है, कच्चे माल, ठीक है। अगर जो कोई फर्म आप स्थापित करते हैं तो उत्पादन के लिए आपको कच्चे माल चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए कि कोई कच्चा माल हो गया, चाहे आपको भूमि लेना है, हम भूमि पर ही तो उत्पादन करेंगे, तो भूमि आपको चाहिए, ठीक है। परिवर्तनशील पूंजी के अंतर्गत वो श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को रखते हैं, ठीक है, श्रमिक बढ़ाने पर श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को रखते हैं। और अतिरेक मूल्य हमने आपको बता ही दिया कि अतिरेक मूल्य वह मूल्य होता है जो श्रमिकों के शोषण के कारण उत्पन्न होता है। मतलब एक पूंजीपति जो होता है वो श्रमिकों की उत्पादन क्षमता से बहुत कम मजदूरी देता है श्रमिकों को, तो यही क्या होता है? अतिरेक मूल्य होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए ना, फिर इतने सारे लोग बी क्यों बोल रहे हैं? तो स्थिर पूंजी प्लस परिवर्तनशील पूंजी प्लस अतिरेक मूल्य, तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि द्वैतवाद से अभिप्राय है। द्वैतवाद से अभिप्राय क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, द्वैतवाद की अवधारणा किसने दी थी? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ठीक है। द्वैतवाद की अवधारणा जो दिया था वो जे.एच. बुके साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। द्वैतवाद की अवधारणा जो दिया गया है वो जे.एच. बुके साहब के द्वारा दिया गया है, और कहा गया कि द्वैतवाद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जहां पे आधुनिक तथा पारंपरिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व देखने को मिलेगा। जैसे आधुनिक क्षेत्र आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कपड़े बनाने की नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, भारत में नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से कपड़े बन रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग खादी वस्त्र उद्योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो परंपरागत क्षेत्र क्या हो गया भैया कि जो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि परंपरागत से जिस तरीके से उत्पादन कर रहे थे, तो परंपरागत उत्पादन और आधुनिक तरीके से जो उत्पादन होता है इन दोनों को सम्मिलित करना चाहिए। तो द्वैतवाद का मतलब ये होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में आधुनिक तथा पारंपरिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, रोस्टो के अनुसार विकसित देशों किस अवस्था में है? चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जो आपकी क्लास है वो लाइव ही है। इतने सारे लोग परेशान क्यों है कि क्लास लाइव है? क्या लाइव ही तो क्लास होती है 7 बजे से। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि रोस्टो के अनुसार विकसित देश किस अवस्था में है? क्या याद आना चाहिए? द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेज, ठीक है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसने दिया था? किसने दिया था भैया? रोस्टो साहब ने दिया था। ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि एक जो अर्थव्यवस्था है वो अगर जो विकासशील है तो वो कितनी 5 चरणों से गुजरती है। पहला परंपरागत समाज जहां पे मंदी होता है, उत्पादन का स्तर कम होता है, निवेश कम होता है। दूसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा अत्यधिक, चौथा परंपरागत, चौथा जो होता है वो क्या होता है?
कि ये अग्रसरता की बात बोलते हैं, और जो पांचवा होता है वो क्या बोलते हैं, अत्यधिक उपभोग की बात बोलते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है कि विकसित देश अर्थात ये पांचवी फिफ्थ स्टेज की बात कर रहा है। तो विकसित देश जो होंगे वो क्या करेंगे, अत्यधिक उपयोग की अवस्था रहेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, तकनीकी परिवर्तन गैर तटस्थ होता है जब, तकनीकी परिवर्तन गैर तटस्थ, तटस्थ की बात नहीं कर रहा है, गैर तटस्थ, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि तकनीकी परिवर्तन कब गैर तटस्थ होगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई, सी बोल रहे हैं, और कोई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए तकनीकी परिवर्तन गैर तटस्थ का मतलब क्या हुआ कि तकनीकी परिवर्तन करने से एक फर्म को या एक उद्योग को क्या हो रहा है, लाभ की प्राप्ति हो रहा है। तो लाभ की प्राप्ति कब होगी, जब भैया श्रम बचतकारी होगा। मतलब अगर जो आप टेक्नोलॉजी परिवर्तन कर रहे हैं तो आप कम श्रमिकों के माध्यम से ज्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ पूंजी बचतकारी होनी चाहिए। कि मतलब क्या, ऐसी तकनीकी अपनाइए कि अब कम पूंजी में ज्यादा आप उत्पादन कर पाए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ए, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ए और बी दोनों सही है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। सभी लोग का उत्तर क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब तकनीकी प्रगति होती है तो आर्थिक विकास को क्या मिलता है, तेजी मिलता है। अगला प्रश्न ये रहा, असंतुलित विकास निम्न मान्यता पे आधारित है। असंतुलित विकास, ये तुरंत आया तो आपको तुरंत याद आ जाने चाहिए, कौन दिया था, हर्समैन साहब ने। असंतुलित विकास की अवधारणा किसने दिया था, हर्समैन साहब ने दिया था। क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र है सारे क्षेत्र में निवेश की जरूरत नहीं है, जिन क्षेत्रों में निवेश करने से ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है उन क्षेत्रों में निवेश करिए, और जब लाभ यहां से मिलता है तो बाकी के जो क्षेत्र बचे हुए हैं उसमें आप निवेश करिए, तब जाके आपकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ संतुलित विकास की कौन बात करता है, रैगनर साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं समान मात्रा में सारे क्षेत्रों में निवेश करिए। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो असंतुलित विकास निम्न मान्यता पे आधारित है। तो मान्यता यह है कि पूंजी व श्रम पूर्ति स्थिर रहती है। इट मीन्स कि पूंजी स्थिर है और श्रम स्थिर है। इसका मतलब यह है कि ये जो पूंजी है और जो श्रम है हमको बहुत ही सावधानी के साथ इस पूंजी और श्रम का प्रयोग करना चाहिए। अगर जो सावधानी से पूंजी और श्रम स्थिर है, ठीक है, सीमित है, ठीक है, इसलिए हमें पूंजी और श्रम की पूर्ति क्या करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। अगर जो असावधानी से करके सभी क्षेत्रों में इसको संलग्न करेंगे तो उससे हमारा देश आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में ह्रास की सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की अवधारणा किस अर्थशास्त्री की देन है। बढ़िया सा प्रश्न है और बहुत प्यारा सा प्रश्न। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग देखिए क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इजी सी बात है भाई, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। क्या, कहां से याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, समझ में ये आना चाहिए कि ये प्राथमिक उत्पाद की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, प्राथमिक उत्पाद की बात कर रहा है। और प्राथमिक उत्पाद के बारे में कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि जब एक अल्प विकसित देश से व्यापार करता है तो अल्प विकसित देश को क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। इसका अल्प विकसित देश को क्या होता है, हानि होता है, क्योंकि जो अल्प विकसित देश होते हैं
वो अपने प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करके, जो प्राथमिक संसाधन उस देश में होते हैं, प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, उसका उपयोग करके वो उत्पादन करते हैं और इस परिणाम स्वरूप जो संसाधन इनके पास होते हैं वो विकसित देश के पास चले जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि इनके प्राथमिक उत्पादों अर्थात जो कच्चे माल होते हैं इनमें कमी आ जाती है और इस कारण से दीर्घकाल में अल्प विकसित देश जो होंगे उनको क्या होगा, हानि का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात कौन करता है, प्रेविस सीगर साहब करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, रॉल्फ प्रेविस, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आर्थिक विकास की आत्मस्फूर्ति की अवस्था में विशेष दर रोस्टो के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा, देखिए फिर आपको याद आना चाहिए, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास के 5 चरण रोस्टो साहब ने बताए थे। पहला चरण क्या, परंपरागत समाज, दूसरा चरण आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था और तीसरा चरण आत्मस्फूर्ति की अवस्था जो यहाँ पे पूछा जा रहा है तीसरे चरण के बारे में। चौथा क्या है, चौथा क्या है बताइए कमेंट करके। ठीक है, चौथा जो बात करता है वो कौन सी अवस्था, अग्रसरता की बात होती है और अत्यधिक और पांचवा जो होता है वो अत्यधिक उपभोग की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी अवस्था की बात हो रही है। एप्लीकेशन पे मैं तीसरी या चौथी क्लास में यूपी टीजीटी पीजीटी वालों को ये पढ़ाया। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, तो जितने लोग भी 10% बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थात थर्ड स्टेज में क्या होना चाहिए, विकास की दर कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। तो आर्थिक विकास की जो तीसरी अवस्था रोस्टो साहब ने दिया था अर्थात आत्मस्फूर्ति की अवस्था दिया था, उसमें दर कितनी होनी चाहिए, 10% विकास की दर होनी चाहिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बी बोल रहा है। ठीक है, तो 10% ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि हैरर-डोमर मॉडल में विकास को जी, औसत बचत अनुपात को एस तथा पूंजी उत्पाद अनुपात को भी से इंडिकेट किया जाता है, तब जी इज इक्वल टू क्या होगा, अर्थात विकास क्या होगा। ठीक है, आप ये क्या पूछ रहा है कि जी क्या दिया है, विकास दिया है, यस क्या दिया है, औसत बचत प्रवृत्ति का अनुपात दिया है और पूंजी उत्पाद अनुपात भी के रूप में दिया है। तो कौन सा इसमें सही होगा, कमेंट करके बताइए भाई। ऑप्शन नंबर जी इज इक्वल टू, अर्थात जो विकास की दर होगी वो किसके बराबर होगी, औसत बचत अनुपात, ठीक है, अपान पूंजी उत्पाद अनुपात अर्थात भी पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या उत्तर आ रहा है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि जी इज इक्वल टू एस अपॉन भी। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा धैर्य से प्रश्नों को करिए क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से टेक्निकल होते हैं, आसान दिखने में लगते हैं लेकिन उतने आसान ये होते नहीं। अगला प्रश्न ये रहा कि रेगनर नर्स के अनुसार भारत में जनसंख्या का बड़ा आकार क्या करता है। ठीक है, रेगनर नर्स साहब क्या कहते हैं, गरीबी का दुष्चक्र देते हैं। क्या याद आना चाहिए, रेगनर नर्स साहब कहते हैं कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसमें ये मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को लेकर के गरीबी के दुष्चक्र को प्रूफ करते हैं। फिर क्या कहते हैं, मतलब आसान भाषा में बोला जाए तो कहते हैं कि लोगों की आय कम है तो लोग निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम करेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी वस्तुएं मार्केट में कम बिकेंगी। वस्तुएं जब मार्केट में कम बिकेंगी तो आय का स्तर कम ही रहेगा, तो जहां कम आय से चले थे उसी कम आय पे वापस चले आएंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है,
क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बी की तरफ सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि रैगनर नर्स के अनुसार भारत में जनसंख्या का बड़ा आकार जो होता है ये बचत क्षमता को घटाता है। एब्सोल्युटली ठीक है। फिर प्रदर्शन प्रभाव में भी तो हम लोग देखते हैं ना कि रैगनर नर्स साहब कहते हैं कि एक जो अल्प विकसित देश या विकासशील देश होता है वो विकसित देशों की लाइफस्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में अपने आय का एक बड़ा भाग उपभोग कर देता है। जैसे हम विदेशी रोलेक्स घड़ी को पहनते हैं, जैसे हम लोग एप्पल आईफोन जैसे महंगे महंगे वस्तुओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भैया दूसरा कर रहा है तो हमें भी करना है। तो ऐसी स्थिति में हम दूसरे को दिखाने के चक्कर में अपने पास जो पैसा होता है उसको ज्यादा व्यय कर देते हैं, और जब पैसा ज्यादा व्यय कर देंगे तो हमारी बचत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला कि स्थिर विकास के अंतर्गत जब लोगों को पुनः विनियोजित किया जाता है तथा मजदूरी का उपयोग किया जाता है तो इससे क्या देखने को मिलता है? सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, और मजा आने वाला है आज के सेशन में। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? इतने लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है? आप लोगों के लिए मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ फिर भी आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है? तो कृपया करके निवेदन है आप लोगों से कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे आसान प्रश्न है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे बहुत कठिन है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि स्थिर विकास के अंतर्गत, स्थिर विकास मतलब समझ पा रहे हैं? देखिए इस बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। स्थिर विकास के अंतर्गत जब लोगों को पुनः विनियोजित किया जाता है तथा मजदूरी का उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लाभ की जो दर होती है ना वो ब्याज की दर से अधिक होती है। ठीक है, आसान भाषा में कहें कि अगर जो आप पुनः विनियोजित करते हैं ना भैया तो इसमें आप क्या देखते हैं, आप इसमें ये देखते हैं कि भैया हमको श्रमिकों को भी क्या करना है, थोड़ा सा खुश करना है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? स्थिर विकास के अंतर्गत की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब विकास स्थिर रहता है तो जब लोगों को पुनः विनियोजित किया जाएगा तथा मजदूरी का उपयोग किया जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि लाभ की जो दर होगी वो ब्याज की दर से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में कौन सा आर्थिक नहीं है? ये बढ़िया सा प्रश्न है, ये अच्छा सा प्रश्न है। अगर जो कंसंट्रेट होके इस प्रश्न का उत्तर आप करते हैं तो बहुत आसान सा प्रश्न है, नहीं कंसंट्रेट होके करते हैं तो थोड़ा सा कठिन है ना? चलिए भैया बता दीजिए, बच्चों वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस सारे ऑप्शन को ठीक तरीके से पढ़िए। क्या उत्तर होगा? आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में कौन सा आर्थिक नहीं है? अब आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब क्या होता है कि जहां पे मुद्रा शामिल हो। हम पढ़ते हैं ना आर्थिक गतिविधि, तो आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं? ऐसी गतिविधियां जिसमें मुद्रा शामिल हो। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या होता है कि मुद्रा से संबंधित, मतलब मुद्रा की बात हो। और स्थिर एवं कुशल प्रशासन में मुद्रा का कोई रोल ही नहीं है। स्थिर एवं कुशल प्रशासन में कहीं मुद्रा का भाव हो रहा है क्या? ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे हम पहली ही क्लास में आपको ये बताए थे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा जहाँ पे मैं बताया था वहीं पे मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। और आर्थिक गतिविधियां होती क्या है कि जिसमें मुद्रा शामिल होता है। आसान भाषा में अब देखिए वहीं से प्रश्न बन गया, पहली लाइन मैंने बताया था और वहीं से प्रश्न बन गया। लेकिन अगर जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तब उस चीज को कैच कर पाएंगे। आप बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार क्लासेस को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न
इस प्रश्न का उत्तर बताइए भाई कि मार्क्स के अनुसार शोषण की दर क्या होती है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो शोषण की दर क्या बताते हैं, कहते हैं कि उत्पादन में दो लोग होते हैं, एक तरफ क्या होता है, पूंजीपति होता है अर्थात उद्यमी होता है, और दूसरी तरफ जो होता है वो मजदूर अर्थात श्रमिक होता है और मजदूर होता है। और इन मजदूरों को इनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं दी जाती है, और इसी कारण से जो ये मजदूर उत्पादन के द्वारा अतिरिक्त उत्पन्न करते हैं वो लाभ के रूप में किसको प्राप्त होता है, लाभ के रूप में उद्यमी को प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात उद्यमी जो होता है वो मजदूरों का शोषण करता है। इस तरीके से करता है कि मजदूरों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देता है, और जो ये अतिरिक्त उत्पादन करते हैं इसी के कारण उद्यमी को क्या होता है, पूंजीपति को क्या होता है, लाभ मिलता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं S/V, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर पहले इस प्रश्न को हम लोगों ने सविस्तार से देखा हुआ था। अगला प्रश्न फिर से रोस्टो साहब का आ गया कि स्वस्फूर्ति अवस्था की शर्तें जिन्हें प्रोफेसर रोस्टो ने दिया था। ठीक है, बहुत सविस्तार से ये बातें पढ़ाई गई हैं। देखिए मतलब अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं लगभग आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए हैं तो स्टार्टिंग के अगर जो 10-12 वीडियो देखे होंगे ठीक से तो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। फिर से वही बात आ गई ना, स्वस्फूर्ति की अवस्था कौन सा स्टेज है, स्वस्फूर्ति की अवस्था कौन सा स्टेज है, थर्ड स्टेज की बात कर रहा है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रोफेसर रोस्टो साहब ने, उन्होंने आर्थिक विकास के 5 चरण बताए थे। पुस्तक का नाम था द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रथम पहली अवस्था जो बताया था वो परंपरागत समाज के रूप में बताया था जहाँ पे निवेश कम होता है और लोगों की आय कम होती है। दूसरा स्वस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा स्वस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर, और पांचवा जो है वो है अत्यधिक उपभोग। ठीक है, या अत्यधिक उत्पादन की अवस्था है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका उत्तर डी आ रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, उत्पादन निवेश दर में वृद्धि होता है। अधिक वृद्धि दर के साथ एक या दो निर्मित क्षेत्र होते हैं और सामाजिक और संस्थागत संरचना में परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए, उसमें उन तीनों में से कौन एक नहीं है, बेसिकली आपको बताना है। चलिए बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डी बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। आय के निर्धारण का समीकरण बताया था, निवेश समीकरण भी बताया था, जनसंख्या समीकरण भी बताया था, लेकिन उन्होंने पूर्ण रोजगार के समीकरण को नहीं बताया था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो याद रखना है कि नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण को बताया था। वो कौन कौन से समीकरण थे, आय के निर्धारण का समीकरण, निवेश समीकरण और जनसंख्या का समीकरण, लेकिन कौन सा नहीं था, पूर्ण रोजगार का समीकरण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। अगला प्रश्न, मार्क्स की धारणा थी कि पूंजीवाद में औद्योगिक श्रमिकों की एक रिजर्व आर्मी बन जाती है, क्योंकि कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए बता दीजिए भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या उत्तर आ रहा है,
बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। हुँ। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि कार्ल मार्क्स की धारणा थी कि पूंजी बाद में औद्योगिक श्रमिकों की एक रिजर्व आर्मी बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार स्थिर पूंजी बढ़ाने से अर्थात स्थिर पूंजी बढ़ाने से श्रमिकों के स्थान पे पूंजी को प्रतिस्थापित कर लिया जाता है, अर्थात नई नई तकनीकी को ला दिया जाता है। ठीक है, और जब पूंजी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अब क्रम कम श्रमिक से ही काम चल जाता है, उत्पादन होने लगता है और ऐसी स्थिति में अतिरेक मूल्य में भी क्या आती है, कमी आ जाती है। और यही कारण है कि श्रमिकों की एक क्या होती है, रिजर्व आर्मी बन जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, डोमर के आर्थिक विकास की मान्यता है। चलिए भैया, डोमर साहब को आपने पढ़ा होगा तो बताइए कि डोमर साहब के आर्थिक विकास के मॉडल की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, हैरत डोमर मॉडल पढ़े होंगे। ये देखिए, आज के सेशन में मैक्सिमम प्रश्न जो बनते हैं वो आर्थिक विकास से पढ़ते हैं और विकास से बने हैं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। डोमर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर विद्यमान है। बिल्कुल सही है। सरकार सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है। बिल्कुल ठीक है, अर्थात सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। समायोजन में अंतराल का भी अभाव है। समायोजन अंतराल की भी बात करते हैं। तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया। तो जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, अर्थात डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है? निर्धनता का दुष्चक्र की बात कौन करते हैं? रैगनर नट साहब कहते हैं। ठीक है, रैगनर नट साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों लोगों के पास जो आय है वो कम है। वो मांग वो पूर्ति पक्ष की बात करके चक्रीय श्रृंखला बता के बताते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो दो चार लाइन एक लाइन में आपको समझना हो तो ये बताते हैं कि भैया आय कम है लोगों के पास तो लोग निवेश कम करेंगे। जब लोग निवेश कम करेंगे तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता में क्या आएगी, कमी आएगी, अर्थात उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तुएं मार्केट में बिकेंगी नहीं उनकी ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में उनकी आय भी कम ही हो जाएगी। ठीक है, तो जहां यहीं से चले थे और यहीं पे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसकी बात नहीं करता है? तो ब्याज दर, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। पूंजी निर्माण, निवेश और उत्पादकता की बात होती है, लेकिन ब्याज दर की यहाँ पे कोई मेंशन इन्होंने नहीं किया है अपने मांग व पूर्ति पक्ष के अंतर्गत। रैगनर नट साहब ने गरीबी का दुष्चक्र बताते हुए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सोलो के समृद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर नहीं रहता है? सोलो साहब को पढ़ा होगा आपने, हैरत डोमर के बाद सोलो का ही नंबर आता है ना? तो सोलो के समृद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर नहीं रहता है? चलिए चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, बहुत अच्छी बात है। सी वाले जितने भी सी हैं बिल्कुल ठीक है। अरे महानुभाव, उपभोग की बढ़ती हुई सीमांत प्रवृत्ति की बात करते हैं। ठीक है, इसके बढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, और सोलो के समृद्धि मॉडल में कौन सा स्थिर नहीं है? तो जो स्थिर नहीं है उसमें ये क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये स्थिर नहीं है, अर्थात जो परिवर्तनशील है, ये पूंजी श्रम अनुपात को परिवर्तनशील मानते हैं। तो इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं?
इजी सी बात है, बी उत्तर होगा। सी की तरफ इतने सारे लोग क्या क्यों जा रहे हैं भैया? तो सोलो के समृद्धि मॉडल में कौन सा स्थिर नहीं है? तो उन्होंने पूंजी और श्रम को परिवर्तनशील माना है ना, पूंजी श्रम अनुपात को परिवर्तनशील माना है। सोलो साहब की मान्यता को एक बार और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना, एक बार और पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न, कि हैरड मॉडल में विकास की वांछित दर GW बराबर होती है, किसके बराबर होती है भैया बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम। निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर किया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भैया? अब ऐसे प्रश्नों के लिए बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा एस अपान सी आर, अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है। हैरड मॉडल में विकास की वांछित दर GW जो होती है वो बचत की सीमांत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद अनुपात के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपने नहीं पढ़ा है क्या? GW इज इक्वल टू एस अपान सी आर नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ना चाहिए था, होना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो हैरड मॉडल में विकास की वांछित दर अर्थात W जो होता है वो बचत की सीमांत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पादन अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लानिंग द पुअर नामक पुस्तक की रचना किसने की? यहां से भी प्रश्न बनते हैं भैया। प्लानिंग द पुअर, एक दो प्रश्न पक्का होते हैं किताब से। ठीक है, या तो गुरनार मीडल साहब की किताब को पूछ लिया जाता है, या तो एडम स्मिथ साहब की किताब को पूछ लिया जाता है, या यहाँ पे जेके मेहता साहब हैं उनकी किताब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए क्या उत्तर आएगा भाई? जेके मेहता कोई नहीं बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा? थोड़ा सा मैंने हिंट दिया फिर भी कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, अगर जो नहीं बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी BS मिन्हास की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो प्लानिंग द पुअर नामक पुस्तक की रचना जो किया था वो मिन्हास साहब के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हैरड डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है? हैरड डोमर मॉडल की मान्यता कौन सी नहीं है बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है। और देखिए दोस्तों, अभी एक अध्याचन की बात हो रही थी कि माध्यमिक शिक्षा के द्वारा क्या किया गया है कि अध्याचन के लिए फिर मतलब भेजा गया है विद्यालयों को कि आप बताइए कि कितनी सीट जो है आपके यहाँ रिक्त हुई है। तो हमारी समझ से बहुत सारे लोग बहुत बातें उस पर कर रहे हैं। ठीक है, कि अध्याचन लिया जा रहा है तो फिर से सीटों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये अमूमन हर वर्ष देखा जाता है कि मार्च में ब्यौरा मांगा जाता है, क्योंकि मार्च अप्रैल में बहुत सारे लोग क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ठीक है, तो हो भी सकता हो कि कुछ संबंध हो इससे कि टीजीटी पीजीटी में सीटें और बढ़े, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे इसका कोई लेना देना ना हो, कोई संबंध ना हो। तो ऐसा उम्मीद है कि सीटें आपकी बढ़ जाएंगी। देखिए आगे क्या होता है। और एक बात मैं कहूंगा कि बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है। देखिए जिंदगी के इतने दिन गुजर गए ना, इतने वर्ष गुजर गए ना, 25 साल 30 साल बीत गए ना, ये 6 महीने 2 महीने 4 महीने भी बीत जाएंगे, लेकिन इस 2 4 6 महीने में अगर जो आपने लापरवाही कर लिया ना तो फिर जिंदगी बहुत संकटमय हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं एग्जाम अभी कब होगा,
अरे एग्जाम का डेट अगर जो कल आ जाएगा तो क्या कल से आप तैयारी कर पाएंगे? आपके बस की बात है? हो पाएगा आपसे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कंपटीट उन्हीं लोगों से करना है जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं। तो अगर जो आप लगातार नहीं पढ़ रहे, जैसे बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जब एग्जाम आएगा तो पढ़ा जाएगा, तो एग्जाम आएगा और पढ़ा जाएगा, इसी प्रवृत्ति के कारण क्या होता है कि असफलता हाथ लगती है। एग्जाम का डेट आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स की किताब उठाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर लगेगा चलो अब अगली वैकेंसी में पढ़ा जाएगा, है ना? तो कभी भी अपने तरफ से आप, थोड़े दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, कुछ महीनों की बात है, लगे रहिए, मेंटेन रखिए, कंटिन्यू रहिए, है ना? क्योंकि जब आपने अपने कार्य में अगर जो आप क्या होंगे कि ईमानदारी से अपने कार्य को नहीं निभाएंगे ना, तो फिर परिणाम की उम्मीद आप कैसे कर सकते? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन हैरल्ड डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से अधिक नहीं होती है सर। बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति के बराबर होती है, ये मान्यता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है, और यहाँ पे अधिक दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति होती है। बढ़िया सा प्रश्न है, आराम से। हाँ, सीट बढ़नी चाहिए, देयर इज नो डाउट, सीट बढ़ेगी। हाँ, सीट बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखिए नियम यही कहता है कि अगर जो 6 महीने पुरानी वैकेंसी हो गई है तो आपको पोर्टल ओपन करवाने पड़ेंगे और आपको नई रिक्तियों को भी उसमें इनबिल्ड करना पड़ेगा। तो सीट तो बढ़ेगी, ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। क्या उत्तर होगा? ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं कि लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति होती है। तो पूर्तियां क्या होती है, लोचदार होती है। सभी लोग क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक। फिर लुईस साहब की आपको याद आनी चाहिए, क्या बोलते हैं, अर्थात लेविस साहब क्या बोलते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र है, एक है कृषि, दूसरा है उद्योग। तो कृषि क्षेत्र में श्रम का अतिरेक पाया जाता है, तो कृषकों को मूव कराना चाहिए कहाँ पे, उद्योगों की तरफ, तब तक मूव कराना चाहिए जब तक कि कृषि में श्रम का अतिरेक खत्म ना हो जाए। तो श्रम की पूर्ति क्या होगी, पूर्तियां लोचदार होगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, किन्स का आर्थिक विकास सिद्धांत निम्न अर्थव्यवस्था के लिए है? एक प्रश्न और पूछता है, ये बताइए कि इसमें से कौन से अर्थशास्त्री विकासवादी अर्थशास्त्री नहीं है, विकासवादी अर्थशास्त्री नहीं है? तो उसमें दोस्तों आपको एडम स्मिथ दिया जाता है, उसमें आपको रिकार्डो दिया जाता है, और एक ऑप्शन किन्स को भी दिया जाता है। तो किन्स साहब जो है ना, ये विकासवादी अर्थशास्त्री नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि ये पूंजी ये जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थात ये विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो जब विकसित अर्थव्यवस्था की बात ये ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विकासवादी अर्थशास्त्री के अंतर्गत तो आप कैसे रखेंगे, नहीं रखेंगे ना सर। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो किन्स की का आर्थिक विकास सिद्धांत जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था के लिए है, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में विद्यमान है, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जाता है।
चलिए भैया, हैरड साहब अगेन आ गए। सभी लोगों से निवेदन है, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। चलिए हैरड साहब आगे भाई बता दीजिए। बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलित समृद्धि दर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अगर जो आपने हैरड को ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि वे कहते हैं बचत एवं निवेश की समानता के आधार पे समानता के आधार पे संतुलित समृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है। तो सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, वो बताते हैं कि बचत एवं निवेश में समानता के आधार पे हम लोग संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि आर्थिक समृद्धि के मॉडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, थोड़ा आराम से करिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले तो निवेश की दोहरी भूमिका आर्थिक समृद्धि मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प भिन्न है? तो निवेश की दोहरी भूमिका, बिल्कुल ये तो आर्थिक समृद्धि संबंधित है। चाकूधार समस्या ये भी है। अस्थायी संतुलन की बात भी करते हैं भैया, बिल्कुल ठीक है। तो स्थिरा अवस्था जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सभी लोग डी बोल रहे हैं ना, एक बार नहीं बहुत बार इस प्रश्न को बताया गया। तो रुकने की जरूरत है क्या? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न आ गया, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको तो बहुत बार हम लोग किए। चलिए अगला प्रश्न है कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप कैसा होता है? बिल्कुल, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? स्थिर साधन क्या बोल रहे हैं भैया? ये बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। भैया ये स्थिर साधन वाला अनुपात बताते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं इतने सारे लोग? ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप जो होता है वो स्थिर साधन अनुपात वाला होता है। थोड़ा सा एप्लीकेशन पे जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा एक दो बार अवश्य ही जरूर जाकर के पढ़ लीजिए, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। अगर जो आप ईमानदारी से वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। वहां पे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, मतलब सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही है एप्लीकेशन पे। इन सभी को आप फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहाँ से प्रश्न बनेगा। और वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है, इतनी से एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं। एडमिशन के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या जो आपकी फीस 2500 रुपए है, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका उत्तर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो देखिए
लुई की दृष्टि में द्वैध शासन अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र विशेष श्रम को खपा लेता है, बशर्ते निर्वाह क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार हो, पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो तथा पुनर्निवेश किया जा रहा हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लंबी चौड़ी थियरी है। तो लुई की दृष्टि में द्वैध शासन अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र विशेष श्रम को इसलिए खपा लेता है बशर्ते कि निर्वाह क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार हो, पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो और उसका पुनर्निवेश किया जा रहा हो। अगला प्रश्न, जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अवस्था पे निर्भर करती है? बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है। जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अर्थव्यवस्था पे निर्भर करती है? थोड़ा आराम से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए, अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले आप बताइए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? अर्थव्यवस्था में क्षेत्र की बात करें तो 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात जिसे हम कृषि का नाम देते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र, जिसमें हम लोग उद्योगों को सम्मिलित करते हैं। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सेवा को सम्मिलित। तो अब इन तीनों में से आप खुद बता दीजिए कि जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अर्थव्यवस्था पे निर्भर करेगी? तो भैया यहाँ पे केवल जीवन निर्वाह की बात हो रही है, यहाँ पे लग्जरी वस्तुओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे विलासिता की वस्तुओं की बात नहीं हो रही है। और जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह का मतलब ये होता है कि आप अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उपभोग कर पाए। जैसे आपको भोजन मिल पाए, आपको मकान मिल पाए, आपको क्या मिल पाए? आपको भोजन मिल पाए, आपको मकान मिल पाए और आपको कपड़ा मिल पाए। तो ये तीनों चीजें जो है, ये अगर जो आप कृषि क्षेत्र में उन्नत हैं तो ये तीनों चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा मकान प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा जो है वो कपड़ा पहन सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो कृषि क्षेत्र की ऊंची विकास दर होगी तो इसका मतलब कि आप अपने जीवन निर्वाह को ठीक तरीके से कर पा रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न फिर से प्रोफेसर साहब आ गए, ठीक है, फिर से प्रोफेसर साहब आ गए। कौन? प्रोफेसर रोस्टो साहब। कौन सी पुस्तक? द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बार बार हमको बताना पड़ता है, मैं सोचता हूँ कोई नया आया होगा वो भी समझ लेगा, नहीं तो पुराने वाले तो जानते ही होंगे कि सर क्या बोलने वाले हैं। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपके प्रोफेसर रोस्टो साहब ने। उन्होंने कहा कि एक अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के 5 चरणों से गुजरता है। पहला चरण होता है परंपरागत समाज की अवस्था, जहां पे अर्थव्यवस्था मंदी में होता है, अर्थात यहाँ पे निवेश कम होता है, लोगों की आय कम होती है। दूसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर और पांचवा अत्यधिक उपभोग की अवस्था अर्थात विकास की आर्थिक समृद्धि की अवस्था, ठीक है। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर जितने लोग भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी ए। बहुत सारी विविधता आ रही है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं सी और ए में, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 10 से 15%, ठीक है। तो रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्था में, उड़ान की अवस्था में निवेश की आवश्यकता कितनी होगी? 10 से 15%। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उड़ान की अवस्था कौन सी अवस्था है भैया? बताइए कमेंट करके, तीसरी, चौथी, कमेंट करके बताइए। अगला बताइए भाई। नैना यादव जी, रमेश भारती जी, अमरेश यादव जी, प्रीति यादव जी,
राधिका जी, प्रदीप कुमार जी, लाल बहादुर जी, सरिता जी, अरुंधति देवी जी, रत्नेश कुमार जी, साना सिद्दीकी जी, राधिका जी, सुंदरी कुमारी जी, अली कंबर जी। सभी लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, और इस प्रश्न का उत्तर भी कर दीजिए। अनिल कुमार जी, अभी चौधरी जी, बिल्कुल, विकास कुमार मिश्रा जी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? प्रीति यादव जी, ठीक। दीक्षा सिंह जी, सभी लोग, ठीक है। हाँ क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाम ले रहा हूँ जिसका, जैसे क्रम से ले रहा हूँ, जिसका एकदम लास्ट में छूटेगा वो कहेगा सर एक और पढ़ लिए होते तो मेरा भी नाम बोल दिए होते। तो वो अपने आप को अनलकी महसूस करता है ना। तो इसलिए जब मैं नाम पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि सभी का थोड़ा सा पढ़ दूं। हाँ, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण फलन की अवधारणा को विकसित किया था? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो डी बोल रहे हैं। देखिए, सामाजिक कल्याण फलन में एक बात और ध्यान से समझिएगा कि सामाजिक कल्याण फलन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। वर्गर्सन साहब के द्वारा सामाजिक कल्याण फलन की प्रथम बार अवधारणा दी गई। बाद में चल के सैमुअल्सन साहब ने और डेनिस टीटो साहब ने इसका क्या किया कि इसका विकास किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, कॉल्डोर साहब हो गए, पेरेटो साहब हो गए और पीगू साहब हो गए। तो ऑप्शन, एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है? विकसित किया, हाँ विकसित किया पूछ रहा है ना। हाँ तो विकसित किया है तो सैमुअल्सन और डेविस 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 साहब ने इसका विकास किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डेविस टिटनर, ठीक है, टिटनर, थोड़ा इसका इनका नाम ट्रिकी है तो याद रखिएगा। तो सामाजिक कल्याण फलन का की अवधारणा सर्वप्रथम विकसित किया वर्गर्सन ने। विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो सैमुअल्सन और डेविस साहब को जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पेरेटो अनुकूलतम संगठन वह है जो, चलिए चलिए क्या उत्तर होगा भाई? सुमन शर्मा जी बोल रहे हैं सर डी के रह गई। चलिए भैया डी के का भी नाम ले ले रहे हैं, डी के, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। डीके का मतलब क्या होगा भाई? डीके का मतलब क्या होगा? हाँ चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पेरेटो अनुकूलतम संगठन हुआ है जिसमें, क्या उत्तर होगा? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। चलिए, तो पेरेटो साहब क्या कहते हैं कि एक की कल्याण में कमी लाए बिना दूसरे की कल्याण में हम क्या कर सकते हैं? वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि पेरेटो अनुकूलतम संगठन हुआ है जिसमें किसी भी पुनर्गठन से किसी एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि होती है तो अन्य की उपयोगिता में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो पेरेटो अनुकूलतम संगठन वह है जिसमें किसी भी पुनर्गठन से किसी एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि होती है तो अन्य की उपयोगिता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि प्रतिपूरक मापदंड वह कहलाता है कि स्थिति ए सामाजिक रूप से स्थिति बी से अधिमानित है, जिसके जिसके जो परिवर्तन से लाभ प्राप्त होता है हानि उठाने वाले को प्रतिपूरक प्रतिपूर्ति कर सकता है और फिर भी उसे अधिशेष बहिर्गमन लाभ होता है। ये बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा?
थोड़ा आराम से करिए। अगर जो आपने पेरेटो साहब को पढ़ा होगा तो उसी के बाद इनका नंबर आता है। ठीक है, क्या उत्तर बोल रहे हैं भाई? अरे भाई, पेरेटो साहब तो ये कहते हैं ना कि एक के लाभ में कमी करेंगे तो दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिपूरक मापदंड जो ये बताता है कि स्थिति ए सामाजिक रूप से स्थिति बी से अधिमानित है, जिसके जिसके जो परिवर्तन से लाभ प्राप्त होता है, हानि उठाने वाले को प्रतिपूर्ति कर सकता है और फिर भी उसे अधिशेष बहिर्गमन का लाभ मिलता है। अब देखिए, जितने लोग भी सीटोवास्की साहब को बोल रहे हैं, आप बात को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। सीटोवास्की साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भैया देखिए, हम पहले को हानि भी नहीं पहुंचाएंगे और दूसरे के लाभ में वृद्धि करेंगे। पेरेटो साहब कहते हैं, ध्यान से समझिए, ए और बी। पेरेटो साहब कहते हैं कि हम अगर जो इसको हानि पहुंचाएंगे तभी इसको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन जब सीटोवास्की साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, हम इसको हानि भी नहीं पहुंचाएंगे और हम इसको लाभ पहुंचा देंगे। और जब काल्डार साहब आते हैं तो ये कहते हैं कि अगर जो इसको हानि होता है ना, तो इसकी हानि की भी पूर्ति हम कर देंगे। यहाँ पे लाभ भी हम कमाएंगे और इसकी हानि की भी पूर्ति कर देंगे। भैया, ये बात हमारे काल्डार साहब का कहना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सीटोवास्की जितने लोग भी बोल रहे हैं, आप ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा। हाँ, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सर, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सी नहीं होगा सर। देखिए, सी सीटोवास्की साहब कहते हैं ना कि भैया, हम ए वाले के कल्याण में कमी नहीं लाएंगे, लेकिन बी वाले के कल्याण में वृद्धि करेंगे। लेकिन ये जो कॉल्डर साहब है ना, ये कहते हैं कि भैया, हम इसके कल्याण में वृद्धि लाएंगे और अगर जो इसके कल्याण में कमी आई है तो इसकी क्षतिपूर्ति भी हम कर देंगे। ये कॉल्डर साहब का कहना है। तो ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए बताइए कि उस सही विकल्प की पहचान कीजिए जिसके लिए आगत का आवंटन तकनीकी रूप से कुशल होता है। ठीक है, चलिए, ये बात अच्छी है। यहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं और काफी जिम्मेदार हैं। जिंदगी की इतनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मजाक किसी का बना नहीं सकते। नहीं तो यही अगर जो इंटर की क्लास होती या एसएससी बैंक की क्लास होती तो फिर लड़के वो गाना गाने लगते थे, भाग भाग डीके बोस वाला, है ना। तो प्लेटफॉर्म का जो होता है ना, तो वो बहुत अंतर होता है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बस यूं ही माइंड में आ गया तो मैंने बोल दिया, है ना, क्योंकि इंटर वाले क्लास में ऐसा देखने को मिलता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक वाक्य, इसलिए मुझे याद आ गया। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उस सही विकल्प को पहचानिए जिसके लिए आगत का आवंटन तकनीकी रूप से कुशल होता है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सुनीता शर्मा जी, आपके कमेंट को मैं पढ़ रहा हूं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई? अच्छा, ठीक है, अब कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट आप क्लास पे, आप क्या करिए, क्लास पे कंसंट्रेट करिए, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उस सही विकल्प को पहचानिए जिसके लिए आगत का आवंटन तकनीकी रूप से कुशल होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि एक माल के निर्गत में कमी अन्य माल के निर्गत में वृद्धि किए बिना नहीं किया जा सकता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो, सॉरी, हाँ, मतलब जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होना चाहिए कि उस सही विकल्प की पहचान कीजिए जिसके लिए आगत का आवंटन तकनीकी रूप से कुशल है।
तो इसमें क्या होता है कि एक माल के निर्गत में कमी अन्य माल के निर्गत में वृद्धि के बिना हम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये आप कहाँ पे पढ़ते हैं? ये आप पेरेटो अनुकूलतम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कसौटी की असंगतता को सीटोवास्की पैराडॉक्स अर्थात सीटोवास्की विरोधाभास के रूप में नाम दिया गया? बढ़िया प्रश्न है, बताइए भाई। आज के जो प्रश्न है वो काफी बेहतरीन है, मजेदार है ना? बहुत ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करिए। जो प्रश्न नहीं आ रहे उसको थोड़ा सा गौर से देखिए और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं। सभी लोग डी बोल रहे हैं, केल्डार हिग्स कसौटी। ठीक है, तो सीटोवास्की साहब क्या कहते हैं कि यदि दो उत्पादन संभावना वक्र जब एक दूसरे को काटते हैं ना, तो वहां पे जो केल्डार हिग्स कसौटी है वो असफल हो जाती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, केल्डार हिग्स कसौटी। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस कसौटी की असंगतता सीटोवास्की पैराडॉक्स अर्थात सीटोवास्की विरोधाभास के रूप में के रूप में नाम दिया जाता है? केल्डार हिग्स कसौटी। ठीक है, अगला, पेरेटो अनुकूलता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर बहुत कम होता है। चलिए, और प्रश्न नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि सेशन छोड़ के भाग जाए। बहुत सारे लोग जब कठिन प्रश्न आते हैं तो सेशन छोड़ के भाग जाते हैं। भागने से थोड़ी होगा। सड़क पे खड़े हैं, तेज गति से गाड़ी आ रही है, तो आंख मूंद लेंगे तो एक्सीडेंट से थोड़ी बच जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस सड़क से दूर हटना पड़ेगा। तो वैसा नहीं कि कठिन प्रश्न आ रहे तो वो सेशन को बंद करके चले जाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब प्रश्न नहीं आता है तो वीडियो बंद करके चले जाते हैं। उससे क्या पालेंगे? उससे आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, और डिप्रेशन में चले जाएंगे। कम से कम पढ़ेंगे तो कुछ चीजें सीखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर कि पेरेटो अनुकूलता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पेरेटो अनुकूलतम क्या कहता है भैया कि एक के लाभ में कमी लाए बिना दूसरे को हम लाभ नहीं पहुंचा सकते। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी ए डी। इतने सारे लोग आर्थिक विकास नहीं पढ़ा है क्या अच्छे से? कल्याणकारी अर्थशास्त्र अच्छे से नहीं पढ़ा है क्या? आज तो जितने भी प्रश्न आए या तो आर्थिक विकास से आए या कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आए। तो ये पेरेटो साहब कहाँ पे आते हैं? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए भैया बता दीजिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि पेरेटो अनुकूलतम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उपभोक्ताओं के मात्रात्मक उपयोगिता फलन है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये मात्रात्मक उपयोगिता फलन की बात नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इनकी मान्यताओं को आप पढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि सभी वस्तुओं के उत्पादन में सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। साधन और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता भी विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे? चलिए, बुद्धवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे भाई? बिल्कुल ठीक है, स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी है? स्माइल इज ब्यूटीफुल
ये अच्छी बात है। स्माइल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी? हमारे ई एफ शुमाकर साहब ने। ठीक है, तो बुद्धिवादी अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता हैं ये हैं ई एफ शुमाकर साहब ने, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्माइल इज ब्यूटीफुल। और इस किताब में उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करेंगे कि वस्तुओं की खपत को कम करके कल्याण में वृद्धि करेंगे। वस्तुओं की खपत, ठीक है, वस्तुओं की खपत को कम करके लोगों के कल्याण में वृद्धि करेंगे। इट मीन्स कि क्या होगा, लोगों की इच्छाओं में कमी लाएंगे, और लोगों की इच्छाओं में कमी ला करके उनके कल्याण में वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी थियरी अच्छी है, ये भी थियरी अच्छी है कि भैया हमें किसी चीज की चाह ही नहीं है तो आप वैसे ही क्या होने लगेंगे, खुश होने लगेंगे। और कल्याण जो होता है इसको मुद्रा से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप कितने खुशी हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने शिक्षित हैं, ये सारी चीजें कल्याण को इंडिकेट करती है। तो बुद्धिवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता जो है ये ई एफ शुमाकर साहब हैं। इन्होंने ये कहा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी स्माइल इज ब्यूटीफुल, उसमें उन्होंने बताया कि खपत को कम कीजिए, ठीक है, और देश के कल्याण में वृद्धि करिए। अगला, एरो एरो के संभाव्यता प्रमेय का तात्पर्य है। अब देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कल्याण में कमी किस लिए आ जा रही है, विलासिता की वस्तुओं को प्राप्त कर। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है तो 50 लाख रुपए का फॉर्च्यूनर खरीद लिए। अब 50 लाख रुपए का वो फॉर्च्यूनर खरीदे हैं तो कम से कम पर साल उसका मेंटेनेंस और इंश्योरेंस की बात कर लिया जाए तो 1 लाख रुपए उस पर लग जाना है। अगर जो केवल घर में भी रखेंगे तो 1 लाख रुपए उसके मेंटेनेंस और इंश्योरेंस में लग जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, उनके अंदर इरिटेशन मच रहा है, उनके अंदर असंतोष आ रहा है कि यार 1 लाख रुपए चला जाएगा। हाँ, ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये उनके कल्याण में कमी ही तो आ रही है ना। अगला प्रश्न कि एरो के संभाव्यता प्रमेय का तात्पर्य है। चलिए भैया एरो साहब को बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि किसी भी सामाजिक निर्णय नियम को बुद्धि संगत विकल्प की कम से कम एक अपेक्षा का उल्लंघन करना चाहिए। अब एरो साहब को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी ये चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो एरो के संभाव्यता प्रमेय का तात्पर्य है कि किसी भी सामाजिक निर्णय नियम को बुद्धि संगत विकल्प की कम से कम एक अपेक्षा का क्या करना चाहिए, उल्लंघन करना चाहिए। अगला प्रश्न, सूची 1 को अनीस पांडे जी का कमेंट शो नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए, यहां से कुछ कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कोई समस्या नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग देख लीजिए। चलिए ठीक है अनीस पांडे जी, अगर जो आप क्लास देख रहे हैं तो आपको इधर से कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सेटिंग को देख लीजिए। दोहरा काल्डोर हिग्स परीक्षण की बात करें तो सीटोवास्की साहब कहां पे है भैया, तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे कौन है, क्षतिपूर्ति सिद्धांत की बात करें तो कॉल्डोर और हिग्स साहब हैं, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक कल्याण फलन की बात करें, फर्गसन साहब सर्वप्रथम, बाद में विकसित किया सैमुअल्सन साहब ने। और असंभाव्यता प्रमेय की बात करें तो एरो साहब, ठीक है। आगे
वो रेखा चित्र जिसका उपयोग कुशलता की स्थितियों का वर्णन करता है और ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार कुछ वस्तुओं तथा संसाधनों का आवंटन विनिमय के माध्यम से सुधारा जा सकता है, क्या कहलाता है? ये बढ़िया सा प्रश्न है। ये बढ़िया सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? वो रेखा चित्र जिसका उपयोग कुशलता की स्थितियों का वर्णन करता है और ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार कुछ वस्तुओं तथा संसाधनों का आवंटन विनिमय के माध्यम से सुधारा जा सकता है, ये एजवर्थ मार्शल रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मार्शल एजवर्थ को पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न ये रहा कि पेरेटो इष्टतमता की स्थिति किसके अंतर्गत सही रहती है। और देखिए दोस्तों, जितने लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को केवल देख रहे हैं, मैं आपसे बता दूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ये बात तय है कि 60% प्रश्न ऐसे होंगे जो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के आप एग्जाम में उसको हल कर पाएंगे। 60% प्रश्न अगर जो केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो भी आप 60% क्वेश्चन को हल कर लेंगे। लेकिन इस 60% क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। इसमें जो आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये जो 40% होता है ना, जिसमें मॉडरेट और अपर लेवल के प्रश्न होते हैं, इसी 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 के वजह से सिलेक्शन मिलता है। ये तो सभी लोग कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो 40% क्वेश्चन होते हैं, जो मॉडरेट और अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ये बहुत जरूरी है ये वाला। उस और उसके बाद ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि केवल केवल क्या करते हैं ना कि वो थियरी पढ़ लेते हैं। जब केवल थियरी पढ़ लेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे केवल आपको थियरी से क्लू नहीं मिल पाएगा कि कहां से प्रश्न आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 60% क्वेश्चन तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है ये सेशन देखना। और 40% क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। दोनों चीजें इक्वली एक तरीके से आप कर सकते हैं कि महत्व। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं या केवल थियरी पढ़ रहे हैं। दोनों को समन्वित करके पढ़िए। चाहे कहीं से भी आप पढ़ रहे हो पढ़िए, आपके पास कोई किताब हो, कहीं से भी अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो कितना ठीक दिशा में आप पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 पन्ने की थियरी पढ़ रहे हैं और वहां से आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पेरेटो इष्टतमता की स्थिति किसके अंतर्गत सही रहती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए की तरफ पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। पेरेटो इष्टतमता क्या बताता है कि एक के कल्याण में कमी किए बिना दूसरे की कल्याण में वृद्धि नहीं की जा सकती है। तो ये किसकी बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि वालरस की बात हो रहा है। वालरेसियन सामान्य संतुलन का हल विद्यमान होगा यदि और केवल यदि, ठीक है। वालरस साहब का जो सामान्य संतुलन सिद्धांत है इसका हल कैसे विद्यमान होगा आपको बताना। अब ये देखिए बढ़िया सा प्रश्न है, ये मजेदार सा प्रश्न। क्या उत्तर होगा? ये बढ़िया सा प्रश्न है, अगर जो गहनता से पढ़े हैं तब कर पाए, ठीक है। तो ये स्तमता की पेरेटो की कसौटी स्तर संतुष्ट हो गई हो तब। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि वालरस साहब का सामान्य संतुलन का हल विद्यमान होगा यदि और केवल यदि जब स्तमता की पेरेटो शर्त संतुष्ट हो गई होती है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि एजवर्थ उत्पादन वाक्स में संतुलन की संभावित स्थितियां क्या क्या होती हैं, चलिए बताइए। अब एजवर्थ वक्र को अगर जो आपने पढ़ा होगा तो बताएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर, चलिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे ग्राफ बन नहीं पाएगा लेकिन थोड़ा सा बना दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा याद कर लीजिए कि आपने क्या कभी जिंदगी में ऐसा कुछ पढ़ा है, ऐसे ग्राफ को पढ़ा होगा तो जानते होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। IC1, IC2, IC3। चलिए, तो आपसे नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, स्पर्श करते हैं। तो एजवर्थ उत्पादन वाक्य में संतुलन की संभावित स्थिति कब होती है, जब सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को स्पर्श करें। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वस्तुओं का अस्तित्व पैरेटो इष्टतमता की प्राप्ति में बाधक है। क्या ये बात ठीक है? और कारण दिया गया है कि सार्वजनिक वस्तुओं से प्राप्त सीमांत लाभ का मूल्यांकन व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होता है। चलिए बताइए, अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। आज जो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा जानकार होगा उसको बहुत मजा आएगा, और जो जानकार नहीं होगा वो बीच में ही सेशन छोड़ के भाग गया होगा, है ना। इस सेशन को बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो लोग ठीक तरीके से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, है ना। चलिए, कि कथन दिया गया और कारण दिया गया, और जितने लोग भी लगातार बने हुए हैं आप ये बात मान के चलिए कि आपको इकोनॉमिक्स आती है, तभी इस सेशन को इतना लंबा आप पढ़ पा रहे हैं, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सार्वजनिक वस्तुओं का अस्तित्व पैरेटो इष्टतमता की प्राप्ति में बाधक है। क्या ये बात सही है? ये बात ठीक है, 100% ठीक है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। सार्वजनिक वस्तु से प्राप्त सीमांत लाभ का मूल्यांकन व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी सही है कि सार्वजनिक वस्तु से प्राप्त सीमांत लाभ का मूल्यांकन व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होता है। चलिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को? चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मैं बता दूं आपको। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो मैं वही आपको बता रहा था कि ये एक श्रमिकों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर जो एक श्रमिक है और उसके लिए गवर्नमेंट कोई व्यायामशाला बनाती है तो उससे श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न, आय में प्रतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर करता है। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आय में प्रतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आय में प्रतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन होता है जो कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि इन प्रश्नों को, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर थोड़े से प्रश्न अच्छे अच्छे हैं तो मैं इसको कल वाले सेशन में करवा दूंगा, ठीक है। इसको कल वाले सेशन में मैं करवा दूंगा जरूर, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं कल इसको करवा दूंगा जरूर। चलिए, तो दोस्तों बस आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। और जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट
एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, सबका बैच अलग अलग है। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस 2500 रुपये है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आपको 2500 रुपये इस नंबर पे, ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हम लोग मिलेंगे कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।